ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसको एटम नाम से एनसीईआरटी में है जो। ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, कल मैंने सिलेबस देखा एनसीईआरटी का कंप्लीट। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ना बीच का, एक्सरे एंड मोजले लॉ, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हमें नहीं करना है, हमें बाकी बचे हुए पार्ट्स करने हैं। तो आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाले से। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखो, ये जो अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट है ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये आप लोग पहले से पढ़ रखे होगे केमिस्ट्री वगैरह में। ये बेसिकली किया था रदरफोर्ड ने। ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में पाया कि जब भी ये अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड किया, मतलब वहाँ पे काइंड ऑफ इंसिडेंट करवाया, तो बेसिकली वहाँ पे सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एक जैसा बिहेव नहीं कर रहे थे, कुछ उसको पार कर गए गोल्ड फॉइल को, और कुछ पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट किए एक सर्टेन एंगल पे, और कुछ पार्टिकल जो थे वो बिल्कुल रिटर्न कर गए, मतलब वापस लौट गए। जैसे अगर ये स्क्रीन थी, मान लो अगर ये स्क्रीन है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे सीधे चले गए, कुछ थोड़ा सा ऐसे डेविएट किए, कुछ थोड़ा ज़्यादा डेविएट किए, और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो ऐसे गए और यहाँ पे लौट आए। ठीक है, तो ऐसा कुछ अपना रिएक्शन हो रहा था। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ पता चला। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में करा दे रहा हूँ। देखो, मान लो आपके पास कोई एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक सर्टेन न्यूक्लियस है। ठीक है, इसका मान लो इसके अंदर में इसका कुछ एटॉमिक नंबर होगा जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर जेड इसका एटॉमिक नंबर है तो इसके अंदर में जेड प्रोटॉन्स होते हैं, ये सब आप लोग जानते हो बेसिक बेसिक। तो अगर जेड प्रोटॉन है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जेड इंटू ई टाइम्स, क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज ई होता है। इतना बेसिक बेसिक पता है ना। ठीक है, तो देखो इस पे नेट चार्ज जेडी हो जाएगा। मान लो हमारे पास एक कोई एटम है, ठीक है, ये एटम इसके ओर जाता है, एटम का मान लो मास एम है, और इस पे कुछ चार्ज है सर्टेन। ठीक है, इस पे चार्ज मान लो अगर टू ही मान लो, या क्यू चार्ज मान लो, ठीक है, क्यू चार्ज इस पे है। ठीक है, तो अगर ये जा रहा है उधर की तरफ, बेसिकली इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी पहले से। अब क्या होगा ना, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि पास्ट में पूछ चुका है, आपको इसको करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो ये मेथड यूज करना। क्या होता है, ये पार्टिकल यहाँ पे जाएगा, जाके मान लो ये इसे टकराए नहीं और वापस रिटर्न हो जाए, तो ये जो बीच में डिस्टेंस बच गया ना इतना, इसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, पार्टिकल यहाँ तक गया लेकिन इस न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचा, वो उससे पहले ही रिटर्न आ गया। ठीक है, तो जिस ये जो मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में रह गया ना, इसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग फिर से वापस इलेक्ट्रोस्टैट्स में जाते हैं। बेसिकली देखो, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, तो यहाँ जब डायरेक्शन रिवर्स कर रहा होगा, डायरेक्शन रिवर्स करने के टाइम में जस्ट उस टाइम पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी एक टाइम के लिए जीरो हुआ होगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी जीरो हुआ होगा जब मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा तो। ठीक है, जब भी डायरेक्शन चेंज होता है तो एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी जीरो होता है, और वेलोसिटी अगर जीरो हुआ तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा मतलब इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होगी। अगर हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू के टाइम्स, अगर इस पे इस न्यूक्लियस का टोटल चार्ज अपना जेडी है, तो जेडी नेट चार्ज हो गया। इसके बाद देखो, हमारा इस पार्टिकल का क्यू लेट से कुछ सर्टेन मान लो, टू ही मान लेते हैं इस केस में। ठीक है, जैसे अपने पास एक टू ही मास का पार्टिकल है, या फिर ई ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे मन करे। एग्जाम में प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ, अगर इसका फॉर्मूला अगर निकालने ट्राई करेंगे ना, थोड़ा सा अजीब सा फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल से इसको हम लोग समझने ट्राई करते हैं। तो देखो, के इंटू जेड डी इंटू टू ई, ऊपर में के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये आर जो होगा ना, यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा इस मोमेंट पे। थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं, ज़्यादा बेटर दिखेगा। अब देखो, ये वाला जो डिस्टेंस बचा ना, ये आर, यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। ठीक है, इस पॉइंट से जहाँ से मुड़ा वहां से न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस था, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो यही डिस्टेंस अपना आर है।
बेसिकली हमसे आर ही निकालने बोलता है, तो यहाँ से आर हम दूसरे साइड कर सकते हैं ना। आर को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो आर इक्वल टू अपना आ जाएगा 2k ZE² इंटू 2/mv²। ठीक है, यहाँ पे आप ये जो 2e है ना, 2e को हटा के आप एक क्यू भी कर सकते हो। एक ई मान लो मैंने हटा दिया और क्यू। अब क्यू क्या हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। क्यू जो भी पार्टिकल, मान लो आपसे अल्फा पार्टिकल बोला, तो उसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डाल दो, क्यू ई कर लो इसको। जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनका चार्ज यहाँ पे पुट कर दोगे तो हर एक पार्टिकल के लिए हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इसको एज ए फॉर्मूला यूज नहीं करो आप लोग। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको समझो। ये वाला क्लियर है ना कैसे लिखा? k Q1 Q2/R ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है और ये पहले वाला काइनेटिक एनर्जी का टर्म है। ठीक है, तो बेसिक से जाना मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, बाकी जैसा आप लोग को ठीक लगे। इससे एक क्वेश्चन पास्ट में पूछा है, वो आप लोग ट्राई कर लेना, PYQs में है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में चलते हैं, जिसको हम लोग बोर मॉडल बोलते हैं। देखो, बोर मॉडल में क्या होता है ना, जैसे इसमें कुछ बेसिक बेसिक लॉज हैं, जिनको सबको हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। हम लोग कुछ कुछ जो काम का होगा उसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, ये एक एटम है। ठीक है, एटम का यहाँ पे कुछ बीच में न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में कुछ प्रोटॉन्स होंगे, उनका कुछ चार्ज होगा, तो Z × E। ठीक है, ये वाला टर्म क्लियर है। अब मान लो ये सेंटर है, सेंटर से मैंने बोला इसकी रेडियस R है। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मान लो है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये आप लोग जानते हो। ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसके पास कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, ये NH/2 पाई, H/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, ऐसे आप लोग पढ़े होगे, N × H/2 पाई। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम MVR के इक्वल होता है, तो NH/2 पाई, यहाँ से ये आ गया। क्लियर है इतना? अब सेकंड चीज देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे, तो इस पे कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, F। क्लियर है? ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ये कौन दे रहा होगा? ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वापस से फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में अट्रैक्टिव काइंड ऑफ फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स आएगा, ये अपना हो जाएगा K × ZE × E। तो ZE का स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि R का स्क्वायर। इतना क्लियर है? दो इक्वेशन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने लिखा है, K Q1 Q2/R²। अब देखो, अब यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो। V इक्वल्स टू आ जाएगा अपना NH/2 पाई R × M। आई थिंक यही आएगा। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने निकाल लिया। अब एक काम हम लोग कर सकते हैं, इसको, ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, MV²/R के इक्वल। क्लियर है? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और वो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वजह से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ से रेडियस निकालना है सेकंड इक्वेशन से। तो यहाँ से जब सॉल्व करते हैं इसको, तो रेडियस निकल के आ जाएगा KZE²/MV²। ठीक है, अब यहाँ से ये जो V का वैल्यू है इसमें पुट करेंगे, तो R का वैल्यू हमें सॉल्व करके जो मिलता है, R = ε0H²/πm E² इंटू N²/Z²। ये निकल के आता है। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना, ये जो वैल्यू है ना, ये पूरी की पूरी कांस्टेंट वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, H प्लैंक कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये अपना पाई कांस्टेंट, M कांस्टेंट, E कांस्टेंट। ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाता है। जो अपना रेडियस डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा N²/Z² पे। ठीक है, कौन सा ऑर्बिट है इस पे डिपेंड करेगा, कौन सा एटम आप ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो देखो, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ये जो रेडियस होता है ना, ये R इक्वल्स टू, ये जो पूरा कांस्टेंट टर्म है इसका वैल्यू होता है 0.5529 एंगस्ट्रम। ठीक है, इंटू N² अपन
जेड स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला रिजल्ट क्लियर है। यहाँ बीच में मैंने स्टेप्स थोड़ी सी हटाई हैं। बेसिकली यहाँ से v का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करोगे और जब सॉल्व करोगे ना, थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा यहाँ पे जो दिख रहा है। क्लियर है इतना? हमें बस ये वाला याद रखना है, ये जो इक्वेशन आया ये अपने काम का है। ठीक है, चलो देन आगे बढ़ते हैं। देखो रिलेशन बहुत कुछ पूछ सकता है, हो सकता है आपसे आर के जगह पे, हो सकता है आपसे कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले, लेकिन उतना नहीं पूछेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ दिया तो आई क्या होता है अपना, एम आर का स्क्वायर। तो देख लो आर डिपेंड कर रहा है एन स्क्वायर पे, तो आर स्क्वायर डिपेंड करेगा एन का पावर 4 पे। तो ऐसा रिलेशन तो आप लोग निकाल ही सकते हो, सिंपल सिंपल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ से वेलोसिटी जो अपना आया 2πr/m। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी के लिए देखते हैं क्या आता है इक्वेशन अपना। देखो ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन है, इस वेलोसिटी के इक्वेशन में हम आर का वैल्यू अगर पुट कर दें, क्योंकि देखो एन एच 2πm ये सब कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरी बस आर कर रहा है। समझ रहे हो? वेलोसिटी वाले फॉर्मूला में बस आर एक वेरिएबल है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। नहीं, ऊपर में एन भी वेरिएबल है, हाँ एन भी चेंज करेगा। तो अगर हम आर को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, आर हम लोग यहाँ पे आर निकाल के रखे हैं, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो जब इसको पुट करेंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगा यहाँ से। तो देखो फाइनल इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट याद करना। तो v इक्वल्स टू आएगा E²/2ε0h z/n। ये याद नहीं करना है आपको, जो याद करना है अब लिख रहा हूँ, v इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10⁶ z/n। ये यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। कहीं कहीं पे आप इसको देखोगे C/137 लिखा हुआ। ये जो 2.2 इंटू 10⁶ मैंने लिखा है ना, इसको कहीं कहीं पे C/137 लिखते हैं, सेम चीज है। ठीक है, थोड़ा और ज्यादा सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो जो जो मार्क कर रहा हूँ बस वो याद करना है। और ये v कहाँ से आया, तो यहाँ पे r का वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करोगे तो v आ जाएगा। क्लियर है? सर और ये एस कहाँ से आया, m/s? कौन सा? ठीक है, z/n। अच्छा ये मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड यूनिट है इसका, जैसे इसका एंगस्ट्रम था यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देन। देखो इसके बाद अगला पार्ट अपना आएगा इसका एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी भी अलग अलग टाइप का आएगा। एक तो अपना आएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एक आएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू के Q1 Q2/R। और ये अपना इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा, ये तो निगेटिव आएगा ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है 4πε0। ऊपर में अपना हो जाएगा JD/E। नीचे में हो जाएगा R का वैल्यू हमने ऊपर में निकाल रखा था, ये वाला सेम सेम, ये उठा के यहाँ से रख देते हैं। रुक जाओ, ये वाला आर का वैल्यू पूरा पूरा हम लोग वहाँ पे पुट कर देंगे। ये हुआ आर, और इसका हमें स्क्वायर करना है, तो पूरा को ऐसे करके स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलती है -me⁴/4ε0² h² z²/n²। ठीक है, बहुत बेकार सा है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लो, बस ज़्यादा याद नहीं रखना है। अगला पार्ट जो बता रहा हूँ वहाँ से ये इजीली रिलेट हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखेंगे तो बेसिकली ½ m v²। अब v कहाँ से उठा के लाओगे, तो ½ m, और v हम लोग ये वाला सिंपली उठा सकते हैं यहाँ से, जो v है अपना, इस पूरे टर्म का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। ½ m v²। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा आपको याद कैसे रखना है मैं अभी बता रहा हूँ, me⁴ 4 ε0 का स्क्वायर h² z² अपन n²।
देखो आपको याद क्या रखना है वो मैं अभी से बता दे रहा हूँ। आपको ये रिलेशन याद रखना है, इस यहाँ पे जैसे जेड ऊपर है एन नीचे है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। आपसे ये सॉल्व करवाने के लिए कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे पूछना होगा तो इसके लिए पूछेगा, ठीक है। या कभी ऐसा हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी ई के कितने पावर पे डिपेंड करता है ये पूछ ले, तो ई का पावर 4 पे डिपेंड करता है। तो छोटे छोटे चीज़ ऐसे अगर पूछना होगा, क्योंकि एक बार पूछ चुका है, एक फॉर्मूला के अंदर कांस्टेंट के अंदर के वैल्यू से पूछ चुका है, ठीक है, रीडबर्ग कांस्टेंट से 1/λ इक्वल टू आर इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 इनिशियल का स्क्वायर, जो अपना फॉर्मूला आता है वहां से, जो रीडबर्ग कांस्टेंट अपना आता है उस कांस्टेंट से क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो देखो वो कहाँ से रिलेट होगा अभी आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये काइनेटिक एनर्जी आया, ये एक चीज आप नोटिस करना, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये ऊपर वाले इस वैल्यू का हाफ है। ये जो ऊपर में जितना वैल्यू लिखा हुआ है, इसका आधा है काइनेटिक एनर्जी अपना। आई थिंक मैंने कहीं पे कुछ छोड़ दिया, हाँ यहाँ पे 8 होगा ना, यहाँ पे 4 नहीं होगा, क्योंकि बाहर से एक 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ रिलेशन याद रखना जरूरी है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये यू की हाफ है लेकिन पॉजिटिव में है। ये आपको मैं रिलेशन बता दे रहा हूँ, उससे आपको याद रह जाएगा। देखो टोटल एनर्जी जो आता है, पहले ये भी लिख लेते हैं, टोटल एनर्जी यू प्लस के, ठीक है, या के ही लिख लो। ये अपना निकल के आएगा टोटल, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यानी कि ये अपना हो जाएगा हाँ, यही सेम माइनस के साथ जितनी काइनेटिक एनर्जी है, यू प्लस के ही करेंगे तो हाँ ठीक है, कॉपी, ये हो गई टोटल एनर्जी। देखो ऊपर में यहाँ पे ये वाला जो टर्म है, ये इसको आप लोग 1 मान लो, ठीक है, और जो -1 मान लो, ठीक है, क्योंकि निगेटिव साइन है। -1 अपना हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और ये देखो नीचे में ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये इसको 0.5 प्लस 0.5 मान सकते हैं, या एक्स आगे लगा लो, ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लस 0.5x, ये -1x, समझ रहे हो। और नीचे जो टोटल एनर्जी है दोनों का सम करोगे तो ये -0.5x, रिलेशन याद रह जाएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है यहाँ पे, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, मास निगेटिव हो नहीं सकता है, वेलोसिटी का स्क्वायर निगेटिव हो नहीं सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी और मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल एनर्जी की आधी होगी, ठीक है। और दोनों का सम करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिलेगी, टोटल एनर्जी यानी कि 0.5 प्लस -1 यानी कि -0.5x। क्लियर है, याद रहेगा इतना रिलेशन बस। चलो अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ, ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ये टोटल इसका वैल्यू कुछ होता है, टोटल एनर्जी जो यहाँ से निकल के आता है ना, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये यूनिट आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हाँ वैभव सही है, ठीक है। तो ये वाला जो है हम लोग याद रखते हैं। अब आपको टोटल एनर्जी पता है तो आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी भी बता सकते हो, बस इसी के आगे पॉजिटिव लगा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। इसको डबल कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये वाला हमें याद करना है, लास्ट वाला। बीच में जो भी था आप लोग उसको भूल सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इस बीच वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछेगा ना, लाइक जैसे कि इसमें अंदर से क्वेश्चन पूछा, ये मोस्टली कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट वाले से अगर पूछेगा, इस वाले से, या फिर वेलोसिटी के इस वाले रिलेशन से, इस वाले से, तो ये सब लोग करेंगे, तो ये आपका छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आप पीछे हो जाओगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा है कि ये ई के पावर 4 वाला ही शायद पूछा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, रेडबर्ग कांस्टेंट ई के कितने पावर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के कितने पावर पे डिपेंड करता है, तो ये ई का पावर 4 इसका आंसर था। तो देख रहे हो कितना डीप से क्वेश्चन पूछा है। आई होप कोई भी ये पढ़ के नहीं गया होगा, ठीक है। चलो देन आगे बढ़ते हैं। ग्राफ तो पूछेगा नहीं, इसका ग्राफ वैसे इजी होता है, ग्राफ को छोड़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम की तरफ। ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं ग्राफ नहीं पूछेगा, चलो बता ही दे रहा हूँ। देखो ग्राफ सिंपल होता है, मान लो ये एक्सिस हुआ, तो देखो एक बस ग्राफ याद रख लो, एक किसी का, देखो टोटल एनर्जी का ग्राफ याद रख लो। टोटल एनर्जी कुछ ऐसे जाता है, ठीक है, ये होता है यू, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी नहीं,
ठीक है। ये अपना मान लो अगर 1 यूनिट नीचे है, 1 यूनिट नीचे है पोटेंशियल एनर्जी, तो सिमिलरली ऊपर से यहाँ काइनेटिक एनर्जी कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये 0.5 यूनिट ऊपर होगा, क्योंकि आधा होता है। याद आ रहा है? अब देखो, अगर टोटल एनर्जी लिखना हो तो बेसिकली दोनों को सम कर देंगे ना, तो टोटल एनर्जी बीच में कहीं यहाँ से शुरू होगी और यहाँ बीच में ऐसे जाएगी, और ये 0.5 नीचे होगी। बस यही ग्राफ होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसको लिख लो, टोटल एनर्जी, ऊपर वाला ये अपना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा, बस इतना ध्यान रखना, तो गलती नहीं होगी यहाँ पे। आगे बढ़े। देखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। देखो, ये दो टाइप का होता है, एक होता है एमिशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जैसे देखो कैसे कैसे होता है। मान लो अपने पास कोई एक जैसे सब्सटेंस है, मतलब कोई एक गैस है, ठीक है। उस गैस को हम लोग हीट करते हैं, गैस को हीट करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि हाईली एनर्जी, मतलब बहुत हाई एनर्जी आ जाए इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना एक सेल से दूसरे सेल में जंप कर सकता है। तो मान लो अगर वो हायर सेल से लोअर सेल में जाएगा, ठीक है, अगर किसी हायर सेल में है, एक्साइटेड स्टेट में, उससे लोअर में जाएगा, तो उसकी एनर्जी, वो कुछ मतलब एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी कैसे रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर अपना जंप करेगा हाई से लो में, हाई से लो में जाएगा, तो एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी कैसे रिलीज करेगा, इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होती हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लाइट रेज। ठीक है, तो ये जो एनर्जी रिलीज करता है, तो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे हमने इसको एक्सपेरिमेंटली किया, जैसे कि एक कंटेनर में मान लो नीचे से हमने हीटर लगा दिया और इसको, गैस को हीट किया, तो गैस के अंदर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, सब थे। तो बेसिकली जब हीट किया तो एक टाइम आया जब बहुत ज़्यादा हीट होने पे इसका जो इलेक्ट्रॉन था ना वो एक्साइटेड हो गया। फिर एक्साइटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन जब वापस अपने नॉर्मल स्टेट में या फिर निचले ये में आ रहा था, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने एक फोटोन एमिट किया। जब हमने यहाँ पे प्रिज्म लगाया, तो प्रिज्म क्या करता है, लाइट को बेसिकली, अगर मतलब व्हाइट लाइट है उसको डिस्पर्स कर देगा। तो हमने देखा इधर में हमें एक स्पेक्ट्रम रिसीव हुआ, इधर स्क्रीन लगा के रखा था, तो यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम रिसीव हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं, जब हायर से लोअर में आता है तो एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइट यहाँ पे एमिट की जा रही है इलेक्ट्रॉन के तरफ से। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न देखने को मिले। यहाँ पे हमें देखने मिला, जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पे कुछ लाइट्स हैं, जैसे वॉयलेट आई, इंडिगो आई, ब्लू आई, ग्रीन आई, ऐसे बस इतनी ही आई। तो हम लोग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देख सकते हैं ना कि ये जो फोटोन आई इसकी एनर्जी कितनी है, इन सब का वेवलेंथ हमें पता है, इससे हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, E = hc/λ। ठीक है, उससे हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप किया, इसने कितना एनर्जी रिलीज किया। जितना एनर्जी रिलीज किया होगा उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ये इस सेल से इस सेल में गया होगा। ठीक है, ये पहला केस है अपना एमिशन स्पेक्ट्रम का। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है ना, बेसिकली देखो क्या होता है, लाइट लोअर, एक अपने लोअर ऑर्बिट में, ठीक है, एक बाहर से मान लो उसको मैंने लाइट दिया, बाहर से मैंने फोटॉन्स उस पर गिरा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, वो एक्साइट होकर मान लो हायर स्टेट में चला गया। ठीक है, अगर हायर स्टेट में चला गया तो इस फोटोन में तो ढेर सारी वेवलेंथ होती हैं। अगर मान लो लाइट रे है, लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ है। अगर मान लो फोटोन हायर स्टेट में चला गया किसी एक वेवलेंथ से इंटरेक्ट करके या दो वेवलेंथ से इंटरेक्ट करके, तो जो मान लो ये लाइट के बचे हुए जो वेवलेंथ हैं वो तो आगे ऐसे ही एमिट हो जाएंगे। और मान लो प्रिज्म यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये आगे डिस्पर्स हो जाएगी कलर इसकी फिर से। समझ रहे हो? लाइट के पास बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं, उनमें से कोई वेवलेंथ मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंज्यूम कर गया। ठीक है, वो वेवलेंथ जो थी इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन के मान लो इक्वल थी, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को लेके और एक्साइटेड स्टेट में चला गया। लेकिन उसके अलावा जो बाकी बची हुई वेवलेंथ्स थी वो तो एज इट इज पास कर जाएंगी ना इस गैस से। समझ रहे हो? तो देखो, ये जो बाकी बची हुई वेवलेंथ पास कर रही है ना, जब स्क्रीन पे हमें मिली तो हमने देखा कि यहाँ पे सारी वेवलेंथ नहीं है, यहाँ पे बीच में कुछ कुछ वेवलेंथ गायब हैं। जैसे हमारे पास मान लो विबग्योर पूरा का पूरा हमने दिया था इन्हें। ठीक है, हमारे पास पूरा पूरा विबग्योर गया हुआ था, लेकिन अब मान लो यहाँ पे
RGB, Y ऐसा ही कुछ हमें मिला, ठीक है। तो बीच की वेवलेंथ गायब हो गई। तो जो जो गायब वेवलेंथ हुई ना, वो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स अंदर में थे वो उनको एब्जॉर्ब कर गए और हायर स्टेट में चले गए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये जो इधर में हमें कलर रिसीव हुआ या फिर जो भी वेवलेंथ रिसीव हुआ, इसी को हम लोग, इस प्रोसेस को, पूरे फिनोमेना को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर है? ये दो फिनोमेना हमारे पास हैं बस। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो ये इम्पोर्टेंट है। अगर समझ में इसमें कुछ नहीं है तो इसमें याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो हमारे पास मान लो एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। एक हाइड्रोजन का एटम है। बेसिकली इसके जस्ट पास में यहाँ पे एक सेल होगा, मतलब पहला ऑर्बिट n=1, ठीक है। इधर में लिख लेते हैं n=1, n=1। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे फॉर्मूला जो अपनाया है 13.6 Z² अपॉन n², जेड और एन दोनों को 1 डालेंगे तो अपने पास -13.6 आएगा। समझ रहे हो? ठीक है। तो ये अपना n=1 का, चलो वहीं पे इसको उठा ले चलते हैं। देखो अब मान लो इसके बाद अगला अपना यहाँ पे n=2 होगा, फिर ऐसा n=3 होगा। जनरली हम लोग 4 तक लेते हैं, ठीक है। 4 तक में अपना काम चल जाता है। 5 की जरूरत आई थिंक नहीं पड़ती है, ठीक है। 5 भी ले ही लेते हैं, ये 5 हो गया, ठीक है। n=5। और ये एक लास्ट ले लेते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। देखो ये हो गया n=2, n=3, n=4, n=5, n अपना इन्फिनिटी, ठीक है। क्लियर है? तो देखो ये जो एनर्जी में गैप होता है ना, पहला वाला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है n=1 का एनर्जी लेवल। फिर यहाँ पे जब Z को 1 और n को 2 डालेंगे तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी नेक्स्ट, ये मिलती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट इसके बाद वाली जो वैल्यू मिलती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट इसके बाद वाली वैल्यू अपनी मिलती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसके ऊपर वाली अपनी एनर्जी मिलती है 0.54 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जब जाएंगे तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, याद आ रहा है? तो वैसे ही इस केस में भी एनर्जी जो होती है, इसकी टोटल एनर्जी इन्फिनिटी पे जाकर 0 हो जाएगी। वैसे भी आप यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे n को इन्फिनिटी डालोगे तो वैसे भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फॉर्मूला से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये अपनी एनर्जी लेवल्स होती हैं। एटलीस्ट 4 आप लोग मतलब याद नहीं करो तो समझ लो, ठीक है। याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो बाकी कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मूला में वैल्यूज को डाल के। क्लियर है ये वाला टर्म? ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एनर्जी लेवल जो हमारे पास मतलब कुछ सर्टेन स्पेक्ट्रम्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे अपने पास क्या होता है, सबसे पहले ये एक लाइन हो गया अपना, एक हुआ, दो हुआ, तीन, ठीक है। देखो सबको नाम दे देते हैं। ये n=1, n=2, n=3, n=4, n=5, ये n अपना इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो एक चीज आप ध्यान रखना, ये जो n=2 है ना, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में कभी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखता है तो वहां पे n=2 होगा, ठीक है। n=1 नहीं समझना है। सिमिलरली ये अपना सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, ये अपना थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग समझ लोगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसको n-1th एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट। अब देखो
यहाँ पे बेसिकली जो हमें समझना है वो चीज़ ये है, यहाँ पे हर एक पार्ट का कुछ मतलब कुछ सीरीज है। जैसे कि देखो सबसे पहला अपना आता है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपना फाइनली n इक्वल्स टू 1 वाले स्टेट में आता है किसी भी स्टेट से, मतलब अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो n इन्फिनिटी से लेके 2 तक के किसी एक मान लो स्टेट में है, ठीक है, और वो 1 को जंप करता है, इस को जंप करने में जो मतलब एनर्जी आती है या फिर जो एनर्जी यहाँ पे या कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो रिलीज होती है, उसको हम लोग लाइमन सीरीज में कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये सारा साइंटिस्ट लोग के नाम पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो पहला आता है देखो, इसमें कौन कौन सी रेज आ जाएंगी आपकी। एक तो मान लो आपके पास ये इन्फिनिटी से एक ऐसे लाइन आई होगी, इन्फिनिटी से 1 आ सकता है पहला केस, दूसरा यहाँ से 1 आ सकता है, तीसरा यहाँ से आ सकता है, चौथा अपना यहाँ से आ सकता है, पांचवा अपना 2 से 1 में आ सकता है, ठीक है। इतनी सारी केसेस अपने पास हो सकती हैं, समझ रहे हो। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लाइन। ये जो नीचे वाला है ना, ये फर्स्ट लाइन है, ये अपनी सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ठीक है। इसका नाम होता है, देखो याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लाइमन सीरीज। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि ये कौन सा रीजन होता है, अगर लाइट के वेवलेंथ में बात करें तो ये कौन सा रीजन होता है, तो ये यूवी रीजन होता है, अल्ट्रा वायलेट। बढ़िया याद है तो बेस्ट है, ठीक है। अब सेकंड मान लो ये वाला होगा, सेकंड के केस में यानी कि अपने पास किसी भी सेल से अगर हम लोग 2 में आते हैं तो ये अपना सेकंड केस हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। यहाँ पे ऑर्डरिंग आप लोग समझ लेना फिर से, अपना फर्स्ट यानी कि जो सबसे नज़दीक वाले से गया होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ये अपना फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो अपना वेवलेंथ का रेंज देगा, इसको इसका नाम होता है पहले बाल्मर सीरीज, ठीक है। और यहाँ पे अपना विजिबल रेंज आता है, करेक्ट, विजिबल रीजन, ठीक है। ये सेकंड केस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अपना आता है पास्कन। देखो पास्कन बेसिकली अपना इन्फिनिटी से इस थर्ड वाले में आ जाएगा, तो बेसिकली अब अपनी ये फर्स्ट बन जाएगी, ये सेकंड बन जाएगी, ठीक है। ये होता है इंफ्रारेड रीजन। हाँ आगे सबका इंफ्रा होगा, इसके आगे 2 का हम लोग याद करेंगे, इंफ्रा रीजन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक और बस हम लोग देख लेते हैं ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। तो बेसिकली ये अपना हो जाएगा इन्फिनिटी से इस वाले में या फिर यहाँ से यहाँ वाले में, तो ये फर्स्ट बन गया, ठीक है। स्पेलिंग पता नहीं क्या होती है, आप लोग स्पेलिंग देख लेना, ब्रैकेट शायद एक ही आर होगी, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। ये भी अपना आईआर रीजन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना समझते हो। अब देखो यहाँ पे जो एन फाइनल होता है ना, बेसिकली हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, एन फाइनल इस केस में 1 होता है, इस केस में एन फाइनल जो अपना होता है 2 हो जाता है, इस केस में एन फाइनल जो होता है 3 हो जाता है, और यहाँ पे एन फाइनल जो होता है ये 4 हो जाता है, ठीक है। अब एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। एक्चुअली ई इनिशियल माइनस ई फाइनल बेसिकली हम लोग लिखते हैं इसको, क्योंकि निगेटिव साइन है ना तो एडजस्ट हो जाता है, तो अगर डाउट लगे तो मॉड लगा लो, ठीक है। क्योंकि हमें बेसिकली मैग्नीट्यूड के साथ काम है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या है यहाँ पे। क्योंकि देखो एच सी अपॉन लैम्डा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एच भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव, वेवलेंथ भी पॉजिटिव होता है, आप लोग जानते हो। तो दूसरे साइड का कंटेंट जो भी अपने पास पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसलिए कभी भी जहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव का बेकार में मतलब झंझट हो रहा हो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। जहाँ पे हमें मतलब है साइन से वहाँ पे हम साइन को देखेंगे। तो देखो ये अपना आएगा एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर।
मुझे डायरेक्टली याद नहीं रहता, मुझे ऐसे याद रहता है ना कि इधर का ये जो क्वांटिटी है इसको पॉजिटिव होना है, और पॉजिटिव कब होगा, जब ये वाला टर्म छोटा हो, एन फाइनल कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए एन इनिशियल से, ठीक है। एन फाइनल छोटा होगा तभी पहला वाला टर्म बड़ा होगा, फिर उसमें से माइनस कुछ करना है, तो जो माइनस करना है इसके अंदर से इसको छोटा होना चाहिए, तो इसको छोटा होने के लिए ये जो एन अपने पास है एन को बड़ा होना, एन इनिशियल को बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हो अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो, बाकी आप डायरेक्टली याद कर लियो तो और बढ़िया, ठीक है। देखो, अब यहाँ से हम लोग 1/लैम्डा को लिख सकते हैं, एच सी को हम लोग दूसरे साइड ले जाकर डिवाइड कर देंगे, ये 13.6 से उनके नीचे डिवाइड कर सकते हैं, तो 1/लैम्डा यहाँ से निकल के आता है आर जेड स्क्वायर, बाकी सेम यही वाला आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आर होता है वो रीडबर्ग कांस्टेंट होता है, आपको वैल्यू पता है उसकी, आई थिंक 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होती है, एक बार आप लोग वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो देखो, हमें ये वाला ध्यान रखना है, और उतना ही इम्पोर्टेंट ये वाला भी है, 1.03, ओके, ठीक है। आप लोग इसको ठीक कर लेना जहाँ पे डाउट लगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। बाकी थ्योरेटिकल वाला पार्ट इसमें है, वो आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें है, और प्रैक्टिस के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे, सारे बेसिक्स को कवर करने वाले क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर के वहाँ पे ऐड कर दिए थे पहले ही, जिससे, क्योंकि इस चैप्टर में ना क्वेश्चन बनाने से ही कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, बहुत जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें हर एक टॉपिक के बाद बीच बीच में क्वेश्चंस हैं, आप लोग नोट्स ओपन करके देखो। करने के लिए आप मॉक भी डाल दीजिए। हाँ, वो मैं कल के बाद डालूंगा, कल से मतलब आज नहीं, जितने चैप्टर्स के रिमेनिंग है सारे चैप्टर्स के मॉक दे दूंगा, लेकिन आज नहीं, मतलब कल से आप जितना कर पाओगे, मैं शायद एक ही दिन में सारा डाल दूंगा, जो भी ड्यू है आप करते रहना। हाँ, आई थिंक ये लास्ट ही होगी, अभी हम लोग ये ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद देखते हैं एक सेमीकंडक्टर बचा हुआ है तो उसको कैसे करना है, बाकी थोड़ा 10 डेज़ के बाद थोड़ा बहुत ज़रूरत लगा तो रिवीजन देख लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम का डेट मुझे लग रहा है लगभग। नहीं, एग्ज़ाम का डेट मुझे अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी बहुत कुछ चल रहा है, अभी टाइम लग रहा है, इंस्टेंटली थोड़ी ना, एक वीक में एग्ज़ाम थोड़ी दे देगा। नहीं, सब लोग तो मतलब ये बोल रहे हैं क्या कि 15 वगैरह, कब बोल रहे हैं? 15 जून के राउंड पर। 15, लेकिन 15 जून को भी आरआरबी का, एनटीपीसी आरआरबी का एग्ज़ाम है, तो सेंटर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ हाँ, ये भी है यार, सही। 23 तक हर एक वीक में है एनटीपीसी। शायद उसके भी अभी एग्जाम में है, शायद कुछ फायर सर्विस वगैरह करके कुछ हाँ, फायर सर्विस का सिलेबस। है, वो एक सर्टेन रीजन का है, तो एक रीजन का है तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं होंगी, तो उसको वो लोग मैनेज कर सकते हैं एक रीजन के लिए, लेकिन मान लो ये तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में है, तो सेंटर्स कैसे मैनेज होंगी, वीकेंड पे एनटीपीसी का एग्जाम भी होगा, जी जी। तो इस रीजन से एक्सपेक्टेड कम है 23 तक, तो लास्ट वीक में ही एक्सपेक्टेड है। हाँ, जून लास्ट में, या फिर मे भी हो सकता है उससे आगे भी जाए थोड़ा सा, एक आधा हफ्ता सीजीएल से पहले, लेकिन हो जाना चाहिए, अभी मैं टाइम तो है, मतलब पैनिक नहीं होना है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स आगे कंटिन्यू करते हैं, हाँ बेटर होगा, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, तो बाकी 6 के बाद देखो आप लोग मतलब करते रहो, बीच में जो भी डाउट होगा वो तो डिस्कस करेंगे, उसके अलावा देखेंगे टाइम रहा तो कोई अगर टॉपिक में दिक्कत हो रहा होगा तो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे बाद में, अभी आप लोग करते जाओ कंटिन्यू, ठीक है। देखो, अगला टॉपिक शुरू करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। देखो, नेचर में बहुत सारी फोर्सेज होती हैं, उनमें से आप लोग बहुत सारे पढ़ चुके हो, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ लिया है, आपने इसके अलावा उधर में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, ठीक है।
वो सारी फोर्सेस सब नेचुरल फोर्सेस होती हैं, सबका ऑर्डर अलग अलग होता है, ठीक है। तो उन्हीं नेचुरल फोर्सेस में से एक ये भी होती है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ना, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, बहुत छोटे से रेंज में लगती है, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स होती है अगर कंपेयर करोगे बाकी किसी भी फोर्स से, ठीक है। ये इतनी स्ट्रांग होती है कि ये न्यूक्लियर को किसी भी एक मतलब मान लो आपके पास कोई एटम है, उसके अंदर के न्यूक्लियस को बाइंड करके रखने का काम करती है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करेंगे। हाँ, ठीक है, कर लेंगे वो अभी 10 डेज़ के बाद, 6 के बाद, 7 तारीख के बाद मतलब, ठीक है? वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करो, आपको मैं क्वेश्चंस दूँगा, बाकी जो डाउट रहेगा आप लोग पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो देखो, इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? फिर एंड में एक बार बात कर लेंगे। देखो, अपने पास मान लो कोई भी एक सर्टेन एटम है, ठीक है? तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, तो आप जानते हो न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है? तो देखो, प्रोटॉन पे एक तो चार्ज है, ऊपर से न्यूक्लियस के अंदर सब क्लोज़ली पैक्ड होते हैं, बहुत नज़दीक-नज़दीक होते हैं, ठीक है? इस रीज़न से वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, 10⁻⁻15 के ऑर्डर का डिस्टेंस होता है। यहाँ पे रेंज आपको लिख दे रहा हूँ, इसको फर्मी बोलते हैं या फेम्टोमीटर भी शायद बोलते हैं। रेंज जो होता है 10⁻⁻15 मीटर का होता है। अगर इससे एक 10 के मल्टीपल में भी आप ऊपर-नीचे चले गए ना, ये फ़ोर्स काम नहीं करेगी न्यूक्लियर फ़ोर्स। 10 का पावर -16 पे भी नहीं करेगी, 10 का पावर -14 पे भी नहीं करेगी। ठीक है? बहुत ही शॉर्ट रेंज फ़ोर्स होती है और बहुत ही स्पेसिफ़िक रेंज में काम करती है। लेकिन इस रेंज में मान लो अगर अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स होगी वो तो काम करती रहेगी, ठीक है? तो इस रीज़न से ये जो न्यूक्लियर फ़ोर्स होती है, ये बाइंड करके काम करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ोर्स होती है। सोचो कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को ओवरकम करने के बाद भी एटम के न्यूक्लियस को होल्ड करने में सक्सेसफुल रहती है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, ठीक है? पहला पॉइंट। अब देखो, ये चार्ज के इंडिपेंडेंट होती है, चार्ज से इसका कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? ये प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लगेगी, F प्रोटॉन प्रोटॉन, F न्यूट्रॉन प्रोटॉन और F अपना न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है? ये सब में लगती है और इक्वली लगती है, ठीक है? देखो, ये डिपेंड करती है स्पिन पे। आप लोग ये सारा पॉइंट चाहो तो लिख सकते हो। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होती है, डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन के मतलब स्पिन पे, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो भी स्पिन है उसके पार्टिकल्स का, उस पे डिपेंड करेगी। और देखो, ये नॉन सेंट्रल फोर्स होती है, किसी भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट नहीं लगती है, ठीक है? रैंडम डायरेक्शन में लगती है। सेंट्रल फोर्सेज आपको मैंने बताया था ग्रेविटेशन में, जो एक कॉमन सेंटर के अबाउट लगती हैं, ठीक है? जैसे आप मून और अर्थ के बीच का फोर्स निकालते हो तो एक सेंट्रल लाइन के अलोंग निकालते हो, याद आ रहा है? लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता, ये रैंडम डायरेक्शन में काम करती हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगर डिस्टेंस हम बढ़ाते हैं, अगर आप 10 फर्मी से ज़्यादा डिस्टेंस पे जाओगे, इसको ही फर्मी बोलते हैं, ठीक है? अगर 10 फर्मी से ज़्यादा डिस्टेंस पे आप अगर चले गए, तो ये फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगी, ठीक है? इसीलिए जब रेडियस बढ़ेगा, किसी कोई बड़ा एटम होता है, बड़ा वाला जो भी मतलब अपने न्यूक्लियसेज़ हैं, जैसे यूरेनियम को ही ले लो, इसीलिए अनस्टेबल होती हैं, क्योंकि उनका साइज़ न्यूक्लियस का बड़ा हो जाता है। जब न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा हो जाएगा, तो प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इन सब के बीच में दूरी बढ़ जाएगी और डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये न्यूक्लियर फ़ोर्स वीक हो जाती है और कम मतलब कभी-कभी काम नहीं भी करती है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, अब यहाँ से अपना क्वेश्चन वाला पार्ट हम लोग देखते हैं, जहाँ से हमसे क्वेश्चंस पूछा है पास्ट में। देखो, मैं आपको इसका प्रूफ स्किप कर रहा हूँ, ठीक है? प्रूफ मैंने जो नोट्स दिए हैं उसमें है, चाहो तो आप देख लेना, सिंपल सा प्रूफ है, कुछ भी नहीं, वॉल्यूम के थ्रू प्रूफ करना है। यहाँ से साइज़ ऑफ न्यूक्लियस टॉपिक लिख लो, साइज़ ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है? देखो, साइज़ ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो R=A⁻⁴ आता है। ये डायरेक्टली याद रखना है, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे कौन सा चीज़ क्या है, देखो R0 जो होता है ना 1.2 फर्मी के इक्वल होता है, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है? ए जो होता है, A=, होता है अपना मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब ये होता है Z प्लस N। क्लियर है? Z हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं, N मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, ठीक है? चलो, अगला टॉपिक देखते हैं, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा है, ये बेसिकली मतलब देखते लगाने वाला क्वेश्चन है।
देखो डेंसिटी जो होता है ना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास क्या हो जाएगा, अगर एटॉमिक मतलब उसका मास नंबर ए है, ठीक है, और एक जो अपना यूनिट है, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास एम है, ठीक है, तो ए इंटू एम हो जाएगा टोटल मास। क्लियर है। ए हो गया मास नंबर इंटू एम हो गया एक पार्टिकल का मास, एक मतलब जो भी अपना पार्टिकल है उसका मास। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो आर की जगह पे हम लोग इसको पुट कर देते हैं, आर नॉट ए का पावर 1/3 का क्यूब। क्लियर है। तो देखो ये निकल के आएगा रो इक्वल्स टू ए इंटू एम अपॉन 4/3 पाई, यहाँ से आर नॉट का क्यूब और ए का पावर 1/3 पावर इसका क्यूब कर दिए तो ए बन जाएगा, और ए बन के ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से अपना निकलेगा एम अपॉन 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब, और ये टर्म देखो कांस्टेंट है। सारे पैरामीटर्स इसके कांस्टेंट है। एम जो होता है एक अपना मास एक एम यू के इक्वल होता है, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास, वो अपना हो गया। ठीक है, सारे कांस्टेंट्स हैं, तो ये पूरी पूरी वैल्यू जो अपनी आएगी कांस्टेंट आ जाएगी। इससे समझ में क्या आया, सारे जितने भी न्यूक्लियसेस हैं सबकी डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। क्लियर। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा था पास्ट में, अपने पास दो न्यूक्लियस दे दिया अलग अलग एटम के, और पूछा कि इन दोनों के न्यूक्लियस के डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, तो आंसर क्या होगा। अरे जीरो कैसे होगा, 1:1, हाँ करेक्ट। अरे दोनों का सेम हो गया ना, दोनों का डेंसिटी सेम हो गया तो रेशियो 1:1 होगा। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होता है ना ए, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड होता है। ठीक है। इक्वल एक केस में होता है हाइड्रोजन के केस में 1H1। ठीक है। इसके अलावा बाकी केसेस में मास नंबर ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर से। क्लियर। चलो देन अब अगला चीज एक हम लोग देखते हैं, ये वाला आपको फिर से वापस याद करना है। एटॉमिक मास यूनिट AMU, ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। मास अगर AMU में हम लोग लेते हैं, मास इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी इक्विवेलेंट मास E इक्वल्स टू MC² से करेंगे तो अपना ये आता है 931। हाँ इसमें याद करने वाला टर्म ज़्यादा है लेकिन बीच बीच में थोड़ा समझने वाला भी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C²। ठीक है। ये वाला डायरेक्टली याद रहना चाहिए, फर्स्ट वाला जो लिख रहा हूँ ये वाला, इसके बाद का आप भूल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक अपना बच गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसकी मास 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसका 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है। एमयू में बात करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 1.007, ये हो जाएगा 1.008, और ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी इक्विवेलेंट आता है इस केस में आ जाएगा 938.27 यूनिट सेम हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 939.5, और यहाँ पे आ जाएगा 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अपॉन C²। तो आपको पहला वाला याद करना है, ये वाला टर्म याद रहना चाहिए। ठीक है। 1 AMU का इक्विवेलेंट जो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C² होता है। ठीक है। इसको मैं आगे आपको समझा दे रहा हूँ कैसे होता है, देखो E इक्वल्स टू MC², तो यहाँ से M इक्वल्स टू E अपॉन C²। ठीक है। तो अपने पास एक यूनिट जो मास होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट मास जो होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आती है ना, देखो ये होता है 1 AMU इक्वल 1 AMU इंटू C² इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
ये रिलेशन होता है, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट किए तो इतना हमें मिला। तो हम लोग अगर यहाँ से मास को लिखना चाहेंगे 1 AMU इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C², ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, यहीं से हमने ये वाला रिलेशन उठाया हुआ है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार्स, तीन टाइप के अपने पास टोटल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये इनमें क्या डिफरेंस होता है एक बार समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले आइसोटोप समझ लेते हैं। आइसोटोप के केस में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जेड सेम होता है, सेम जेड, हाँ करेक्ट, जेड सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा, ए अपना डिफरेंट होगा। क्लियर। एग्जाम्पल देना हो अपने पास आइसोटोप का तो 1H1 एक हो गया, 2H1 हो गया, 3H1 हो गया, साथ ही कार्बन के आइसोटोप्स भी आप दे सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल में। अब देखो आइसोटोन्स सेकंड टाइप हो गया। इसमें क्या होता है ना, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं लेकिन जेड अलग अलग होता है, मतलब प्रोटॉन अलग होते हैं। सेम न्यूट्रॉन्स, जेड डिफरेंट। ठीक है, बस ये सेकंड वाला ज़्यादा यूज नहीं होता इसलिए इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, बाकी आपको ध्यान रहेंगे ये अपना। अगर देखो जेड बदल गया ना तो एटम बदल जाएगा। 14C6 ले लो, 15N7 ले लो, 16O8 ले लो, ये तीनों आइसोटोन्स हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों में 8 न्यूट्रॉन्स हैं लेकिन प्रोटॉन्स अलग अलग हैं। नेक्स्ट इसके बाद आइसोबार्स, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पे ए सेम हो जाता है, हाँ जेड डिफरेंट हो जाता है, करेक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है, लाइक 40 आर्गन 18 या 40 पोटेशियम 19, 40 कैल्शियम 20। ठीक है, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। देखो फिर से क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 40 कैल्शियम एंड 16 ऑक्सीजन इज क्लोज टू, क्या आंसर होगा। रेशियो ऑफ मास डेंसिटी पूछ रहा है। 1:1 करेक्ट। ठीक है, अगले पार्ट में चलते हैं। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल्स थोड़े से अच्छे वाले बनते हैं। इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बेसिकली, पहले सुनो। देखो हमारे पास ढेर सारे न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। हमारे पास ढेर सारे मान लो फ्री न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं, उन सबको मिला के हमें न्यूक्लियस बनाना है। ठीक है, तो अगर उन सबको मिला के हम न्यूक्लियस बनाते हैं तो बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों साइमल्टेनियसली फॉलो होने चाहिए। जैसे देखो अपने पास मान लो कुछ m मास ऑफ प्रोटॉन था और m मास ऑफ न्यूट्रॉन था, इनको मिला के जब हमने न्यूक्लियस बनाया, m न्यूक्लियस, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का ये जो मास होना चाहिए था, कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए था, ये इक्वल आना चाहिए था। समझ रहे हो। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब इसको देखा गया तो पता चला कि ये जो आ रहा है ना, ये इक्वल नहीं आके ये जो न्यूक्लियस का मास आ रहा है वो कम आ रहा है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि ये मास अपना यहाँ से गायब हो रहा है, ये मास कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली पता चला ये जो मास गायब हो रहा है ना, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जब भी फ्री न्यूक्लियंस को मिला के हम लोग एक न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक बाइंडिंग एनर्जी का टर्म आता है। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी इक्वल होता है, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू मास डिफेक्ट, मतलब मास में जितना भी लॉस आया इंटू सी का स्क्वायर, ई इक्वल्स टू MC²। ठीक है, इस न्यूक्लियस को बनने में जितना मास हमारा लॉस हुआ उतना मास एनर्जी में बेसिकली कन्वर्ट हुआ होगा। क्लियर है, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमें हमेशा याद रखना है जितना मास कम हो जाएगा
ठीक है, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। इसको कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है, आगे हम लोग देखते हैं इसको। ओके, देखो ये टॉपिक अब देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। देखो ये क्या हो जाएगा ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये इक्वल हो जाता है टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, दोनों को मिला के हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ओके, तो नीचे हम लोग मास नंबर से बेसिकली डिवाइड करते हैं टोटल बाइंडिंग एनर्जी को। तो देखो, बाइंडिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट, इस बाइंडिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिसाइड करती है कि एटम कितना स्टेबल होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी बस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से डिसाइड किया जाता है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी, एटम उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? बाइंडिंग एनर्जी देखो बेसिकली क्या है ना, उन न्यूक्लियॉन्स और प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखने के लिए जो एनर्जी लग रहा है ना, वो बाइंडिंग एनर्जी है, जो उनको बाइंड करके रखे हुए है, ठीक है। अगर मान लो 100 न्यूक्लियॉन्स हैं और मतलब सबको ढेर सारा एनर्जी मिल रहा है, ईच इंडिविजुअल को ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है एक दूसरे को होल्ड करके रखने के लिए, तो ज़्यादा अच्छे से होल्ड करके रखेंगे ना दोनों। मान लो अपने पास एक यहाँ पे बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में मैंने 500 रुपीज़ मान लो दे दिए, और यहाँ पे टोटल 2 लोग हैं, तो 250 × 2 मिला, ये लोग ज़्यादा खुश रहेंगे ना। यहाँ पे मान लो एक आपके पास बड़ा बॉक्स है, इसमें आपने 1000 रुपये दे दिए, और यहाँ पे 100 लोग हैं, तो ईच को यहाँ पे 10 × 100 लोग, मतलब 10 रुपीज़ एक को मिला, और यहाँ पे 250 एक को मिला, तो ऑब्वियसली ये वाले लोग ज़्यादा खुश रहेंगे ना पहले वाले बॉक्स के। इससे तो मैटर नहीं करता है ना कि 1000 हमने दे दिया, 1000 दिया, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल भी तो ज़्यादा है ना, तो हम लोग पर पीपल देखेंगे। ऐसे ही सेम यहाँ पे हम लोग जब एटम के केस में आते हैं ना, हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे कि हम लोग पर न्यूक्लियन देखें, एक न्यूक्लियन को कितना एनर्जी बाइंड करने के लिए लग रहा है, ठीक है, या उसको कितना एनर्जी बाइंड करके रख रहा है, ठीक है। जितना एनर्जी उसको ज़्यादा बाइंड करने के लिए मिलेगा, उतना बेटर वो होल्ड करके रखेगा न्यूक्लियस को। क्लियर है? आप लोग अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। इसका मैं आपको ग्राफ बता दे रहा हूँ। जो अपने पास एटम्स होते हैं ना, उनकी स्टेबिलिटी कुछ ऐसे होती है, जैसे ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से है। देखो ये है अपना बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। ओके, दैट स्टेटमेंट, जस्ट अ मिनट। ओके, लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिसाइडेड बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नॉट बाय टोटल बाइंडिंग एनर्जी। या फिर दूसरे तरह से ऐसे बोल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियाइड या न्यूक्लियस, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज़्यादा होगा, अपना न्यूक्लियस उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, देन देखो, ये जो अपना ग्राफ आता है ना बेसिकली, ये ग्राफ वर्सेस एटॉमिक नंबर, ये जेड वर्सेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है। ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ आता है, यहाँ पे बीच में पीक आता है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस रेंज में मैक्सिमम होता है, ये अराउंड, पता नहीं, आयरन के आसपास का एटॉमिक नंबर जो होता है ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा होता है, आयरन के आसपास ऐसा होता है, ठीक है। आयरन का जो भी एटॉमिक नंबर हो, आई थिंक 56, शायद 56 होता है मे बी, आप लोग वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो जो आयरन का होता है ना, आयरन के आसपास में ये मैक्सिमम आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है। बाकी इसके आगे इधर में मान लो यूरेनियम वगैरह जैसे एग्जांपल के लिए आते हैं, या फिर जैसे इधर में हाइड्रोजन आता है, ठीक है, ये सब अनस्टेबल होते हैं, ये लोग चाहते हैं ऊपर की तरफ बढ़ना, ठीक है, जिससे ये लोग भी स्टेबल हो पाए। तो देखो स्टेबिलिटी के लिए दो तरीका है, मान लो इन लोगों को ऊपर पहुंचना है, 56, ओके, हाँ भाई मुझे याद नहीं आ रहा है, 56, ठीक है। आप लोग ये कर लेना, जेड इक्वल्स टू 56 के आसपास बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपनी ये होती है, बेटर होती है। तो देखो क्या होता है ना, इधर साइड में, इधर के रेंज में जो आपको ये सब पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, नीचे वाले साइड में, इधर साइड में, ये लोग
जब भी चाहेंगे अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना, स्टेबिलिटी अचीव करना, तो ये लोग बेसिकली क्या करेंगे ना, कंबाइन होंगे। कंबाइन होने का प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। फ्यूजन का बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉम्ब, या फिर सन के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है हीलियम वाला, वो एग्जांपल है। हीलियम वहाँ पे काइंड ऑफ वहाँ पे फ्यूजन होता है। क्लियर है? फ्यूजन मतलब जुड़ना, एडिशन। ओके। तो इधर के जो छोटे वाले न्यूक्लियस हैं वो फ्यूजन के थ्रू स्टेबिलिटी अचीव करना चाहेंगे। और इधर साइड में, यूरेनियम के साइड में देखो, इधर साइड में जो भी न्यूक्लियस हैं उनके पास क्या रास्ता है, वो तो ऑलरेडी इतने बड़े हैं कि अगर वो फ्यूजन के लिए गए तो और बड़े बन जाएंगे, और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे। तो ये लोग फिजन यूज करते हैं, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है। जैसे कि यूरेनियम बहुत अनस्टेबल होता है, तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, वो टूटता है, टूट के अलग अलग दो पार्टिकल्स बनाता है, दो एलिमेंट्स में बन जाता है। ठीक है। इस रेंज में यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है ना, वो हाईएस्ट होता है। इसके आसपास के न्यूक्लियस भी काफी स्टेबल होते हैं। चलो देन अगले पार्ट में चलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो न्यूक्लियस के अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है अल्फा डीके। सेकंड हम पढ़ते हैं बीटा डीके। बीटा डीके के दो टाइप होते हैं, बीटा प्लस, बीटा माइनस। ठीक है। थर्ड होता है गामा डीके। एंड एक और होता है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, अलग से लिख दे रहे हैं, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये बेसिकली हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उतना इसका डिस्कशन होता नहीं है। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर बेसिकली क्या होता है ना, जो अपने पास मान लो ये एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में यहाँ पे प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है। तो यहाँ जो के सेल, जो सबसे पहला सेल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन को अगर न्यूक्लियस अपने तरफ अंदर की तरफ खींच ले, तेजी से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको न्यूक्लियस अंदर खींच ले, और इसके थ्रू मान लो एक प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर जाए और एक न्यूट्रॉन बना दे। ठीक है। इसी को के इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं। ठीक है। तो इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम लोग ये तीन जो है इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ेंगे। ओके देन स्टार्ट करते हैं इसको। ओके चलो हम लोग इनको पढ़ने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं, क्यू वैल्यू जिसको बोलते हैं रिएक्शन का। क्यू वैल्यू मतलब कितना हीट हमें मिल रहा है या कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो देखो क्यू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका दो तरीका होता है। ठीक है। क्यू वैल्यू का डेफिनेशन अगर बोले तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज नोन एज क्यू वैल्यू। ठीक है। अब देखो अपने पास एक सब्सटेंस था एक्स, ये इसका फिजन हुआ मान लो वाई में, मतलब ये फिजन नहीं बोलेंगे, मान लो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वाई में, ये एक्स से वाई बन गया, वाई ज़्यादा स्टेबल ऑब्वियसली होगा मे बी, तो ये बना। तो यहाँ पे साथ साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज करेगा। ठीक है। वो एनर्जी अपनी क्यू होगी। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे जो अपना क्यू आता है ना, क्यू को कैलकुलेट करने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है, ये जो क्यू होगा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, मास डिफेक्ट, जितना मास में लॉस आया होगा इंटू सी स्क्वायर। पहला तरीका जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अब मास में कितना लॉस आया होगा, ये लॉस हम कैसे लिख सकते हैं, देखो मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का जो भी मास था, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद जो मास था उसको हम लोग माइनस कर लेंगे रिएक्टेंट के मास से। तो कितना मास में लॉस आया है हम लोग निकाल सकते हैं और सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका क्लियर है ये वाला। नेक्स्ट वे हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, इसी क्यू को निकालने का एक तरीका ये है कि हम लोग इस प्रोडक्ट के बाइंडिंग एनर्जी को, मान लो इसको बनने के लिए क्या बाइंडिंग एनर्जी टोटल लगता है, मान लो इसको बनने में टोटल 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लगता है वाई को बनाने में। ठीक है। और एक्स को बनाने में लगता है 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। ये दोनों को बनाने में लगने वाला एनर्जी है। ठीक है। तो देखो अब हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि एक्स को ऑलरेडी बनाने में 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग गया था, तो एक्स
के अंदर में ऑलरेडी हम लोग 180 लगा चुके हैं और वो 200 लगाने से वाई बन जाता, तो बेसिकली डिफरेंस कितना आ रहा है, और 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम लगा देते हैं तो अपना एक्स से वाई हम बना सकते हैं। समझ रहे हो? ठीक है। तो यहाँ से अपना दूसरा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना ना, ये मास रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट है, क्योंकि मास में लॉस क्या होगा, वो आप स्टार्टिंग वाले में से बाद वाला माइनस करोगे ना, तब ना लॉस आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट को बनाने में कितना एनर्जी लगता, ठीक है, माइनस अपना रिएक्टेंट जो है उसको बनाने में कितना एनर्जी लगता है, इंडिविजुअली बात करते हैं मास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा ना, वो एनर्जी अलग से हमें लगानी पड़ी होगी, तब हमें फाइनली ये वाई बन के मिला होगा। समझ में आया दोनों वाला इक्वेशन? क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा वैसे हमें यूज करना है। चलो देन स्टार्ट करते हैं अपना अल्फा डीके से। देखो, अल्फा डीके बेसिकली क्या होता है ना, आपके पास कोई एक न्यूक्लियस है, ठीक है, वो डीके करेगा या फिर वो बोले तो डिसइंटीग्रेट करेगा किसी दूसरे न्यूक्लियस में, और साथ में वहां पे एक अपना अल्फा पार्टिकल बनेगा। अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, हीलियम होता है। ठीक है, हीलियम को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो बेसिकली रिएक्शन कुछ ऐसे होगा, देखो अपने पास एक एक्स है, ठीक है, एक्स का मान लो मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर जेड, ये बना वाई, ठीक है, और साथ में बनेगा अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम, जिसका मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2, साथ में रिलीज करेगा हीट क्यू। ठीक है, अब देखो वाई का ए कितना आएगा, तो अगर पहले से ए था 4, हीलियम लेके चला गया तो ए-4 हो जाएगा। ये पहले से जेड था, 2 लेके चला गया हीलियम, तो जेड-2 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा डी के क्लियर है? ओके। अब इस रिएक्शन में क्यू वैल्यू क्या आता है, मैं सिंपली फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन इससे क्वेश्चन अभी तक कभी पूछा नहीं है, मैंने देखा नहीं। देखो, एक्स से बना वाई, ठीक है, साथ में बना है एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम एटम, ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करोगे तो ए में से 4 कम हो गया, तो यहाँ पे ए-4 आना है। ठीक है, और जेड प्रोटॉन्स थे, जेड में से 2 ये लेके चला गया, तो जेड में से जो बचे हुए प्रोटॉन है वो इसके पास रह जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो क्यू वैल्यू निकल के आता है, वो क्यू वैल्यू का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ऑल्दो क्वेश्चन अभी तक कभी पूछा नहीं है। क्यू वैल्यू सेम वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी का स्क्वायर। ठीक है, ये जो निकल के आता है इस रिएक्शन के लिए वो अपना आता है एम इंटू मास ऑफ एक्स। हाँ, मास ऑफ एक्स, देखो मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ हीलियम इंटू सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन का नंबर बैलेंस हो जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो भी मास आएगा सारा कैंसिल हो जाता है। क्लियर है क्यू वैल्यू? ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बीटा डीके। देखो, बीटा डीके में बेसिकली क्या होता है ना, हमारे पास एक जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन टूटता है एक प्रोटॉन और साथ में एक इलेक्ट्रॉन में। रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, न्यूट्रॉन है जिसपे चार्ज 1 है और उसका अपने पास, अरे सॉरी, चार्ज 0 है और मास 1 है। ठीक है, ये न्यूट्रॉन अपना हुआ। ये न्यूट्रॉन बेसिकली ब्रेक होगा एक प्रोटॉन में, प्रोटॉन का अपना चार्ज भी 1 हो जाता है और उसका मास भी 1 हो जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे 0 1 दिखाने से बेटर है मास नंबर दोनों का प्लस इलेक्ट्रॉन विद माइनस चार्ज, यहाँ इसको प्लस चार्ज दे देते हैं। ठीक है, ज़्यादा समझने में ईजी रहेगा। क्लियर है ये वाला रिएक्शन?
अब एक बात ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है ना, ये न्यूक्लियस के बाहर भी पॉसिबल है। इनसाइड तो होता ही है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता ही है, लेकिन साथ साथ ये आउटसाइड न्यूक्लियस भी पॉसिबल है बीटा डीके में। स्पेशली केस 1 जो हम लोग लिए हैं, बीटा माइनस डीके इसको बोलते हैं। ठीक है, नोट डाल के साइड में लिख लेना, बीटा माइनस डीके इज पॉसिबल इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द न्यूक्लियस। क्योंकि इसका नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूँ ना, बीटा प्लस, वो न्यूक्लियस के बाहर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हेल्प करेगा। अब देखो, बेसिकली होता क्या ना इस केस में, अपने पास जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर में मान लो अपने पास एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन यहाँ पे टूटेगा, एक प्रोटॉन बना देगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन बना देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपना जब बनेगा तो साथ साथ कुछ मतलब एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो एंटी न्यूट्रिनो के फॉर्म में होती है। तो पूरा रिएक्शन लिखते हैं तब आप उसको समझोगे। देखो, अपने पास एक एक्स था, ए और जेड। ठीक है, ये ब्रेक हुआ वाई में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बना, प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है, प्लस क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। अब ये एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है ना, ये बेसिकली इसका मास जो होता है ऑलमोस्ट जीरो होता है, चार्ज भी जीरो होता है, बस ये एनर्जी को कैरी करता है। ठीक है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ई माइनस है, इसी को हम लोग बीटा रे बोलते हैं। ठीक है, ई माइनस हो या ई प्लस हो, दोनों को बीटा रे बोलते हैं। लेकिन एक पॉजिट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज वो पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज लेके गया। ठीक है, तो अब होता क्या है ना, बेसिकली यहाँ से हमारे पास जेड में से एक प्रोटॉन इस केस में कम हो गया, समझ रहे हो, एक प्रोटॉन जो था अपना न्यूट्रॉन में चेंज हो गया। ठीक है, तो मास नंबर जो पहले था वही रहेगा, एक्स का जो मास नंबर था वाई का वही रहेगा ना, क्योंकि देखो अपना न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी न्यूक्लियस के अंदर में ही है। ठीक है, लेकिन अब एक प्रोटॉन अपना कम हो गया, तो यहाँ पे Z-1 हो जाएगा। एक प्रोटॉन अपना, नहीं नहीं, Z+1 होगा, सॉरी, Z+1 हो जाएगा। एक प्रोटॉन बढ़ गया, एक न्यूट्रॉन कम होकर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो बेसिकली अपने पास एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा वाई का। क्लियर है? ओके, देन नेक्स्ट देखो, इसका जो क्यू वैल्यू निकल के आएगा ना, इसका सेम वैसे ही, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, और प्रोडक्ट में अपने पास कोई मास वाला पार्टिकल दूसरा है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? अगले पार्ट में चलें। देखो, इसके बाद आता है बीटा माइनस डीके। ठीक है, सॉरी, बीटा प्लस डीके। बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल रिलीज होता है, जिसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, एक प्रोटॉन जो होता है वो ब्रेक होता है एक न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन का मतलब चार्ज जीरो हो जाता है, और साथ में एक पॉजिट्रॉन बनता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में बहुत कम डिफरेंस होता है, आप लोग जानते हो। वो जितना कम डिफरेंस होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल आता है। और इलेक्ट्रॉन पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज दे दें तो इस इक्वेशन को बैलेंस कर देता है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज और मास दोनों बैलेंस हो जा रहा है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम लोग बीटा प्लस रिएक्शन बोलते हैं, फिर बीटा प्लस डीके बोलते हैं। क्लियर है ये वाला? आगे बढ़े रिएक्शन के साइड में। अब यहाँ पे भी एक बात याद रखनी है जो आपको बता दे रहा हूँ, ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली, ये ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस पॉसिबल है। क्योंकि देखो, एक लोअर मास का प्रोटॉन का मास कम होता है। ठीक है, ये टूट रहा है न्यूट्रॉन में। रिएक्शन कुछ अजीब लग रही है ना?
एक प्रोटॉन ब्रेक हो रहा है न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मास बढ़ रहा है प्रोडक्ट का। ये रिएक्शन बाहर में पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर पॉसिबल है, अंडर सर्टन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है ये। आप लोग ये नोट कर लेना, बाहर में नहीं होगा रिएक्शन, ठीक है। और ये जो ई प्लस होता है ना, इसको हम लोग पॉजिट्रॉन बोलते हैं। इसकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बस चार्ज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, यानी पॉजिटिव होता है। चलो देन रिएक्शन देखते हैं। इस केस में जो अपना रिएक्शन बनेगा ना, कुछ ऐसा होगा। मान लो अपने पास एक्स, ठीक है, जेड ए, ये ब्रेक होगा। इस बार अपना प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला है, तो ए तो सेम ही रहेगा, जेड में से एक कम हो जाएगा। क्लियर है? देखो इसका नाम था एंटी न्यूट्रिनो, यानी न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिनो। इसका भी मास ऑलमोस्ट जीरो होता है, चार्ज भी जीरो होता है। क्लियर है? और इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्लियर ये वाला पार्ट? देखो इस रिएक्शन में जो क्यू वैल्यू निकल के आती है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यू इक्वल्स टू मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी का स्क्वायर। थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे ना, तो अपना ये जो एम ई वाला टर्म है कैंसिल नहीं होगा, इस बार ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना बीटा प्लस डीके में बस इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर करना होता है। जहाँ तक मेरा एक्सपेक्टेशन है क्यू वैल्यू से क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी ज़्यादा लेंदी हो जाती है, ठीक है। फिर भी वर्स्ट केस के लिए अगर याद रखना पड़े तो ऐसे याद रख सकते हो। बीटा प्लस वाला केस में बस हम इलेक्ट्रॉन का मास ऐड करते हैं, अदरवाइज कहीं पे नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में। ओके देन, गामा रेडिएशन। इसमें रिएक्शन वगैरह मेनली नहीं पढ़ना है, इसको बस समझना है। देखो अपने पास गामा डीके है। बेसिकली क्या होता है ना, कोई एक एक्स एटम है, ठीक है। एक्स मतलब अपने पास कोई एक एटम है, उससे बना वाई। तो डायरेक्टली देखो वाई बनता नहीं है ना कुछ मतलब मान लो एक सर्टेन एक्साइटेड स्टेट में गया होगा वाई पहले। एक्स से जब वाई बना होगा, वाई एक सर्टेन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, उसके बाद फिर ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है। ऊपर वाले स्टेट से नीचे वाला स्टेट में आने में कुछ भी चेंज नहीं होता है, बस एनर्जी चेंज होता है। ये हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी रिलीज करता है गामा रेज के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से बेसिकली ये गामा रेज को रिलीज करता है जब अपने एक्साइटेड स्टेट से, या फिर बोले तो एट हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। जब रिएक्शन होगी तो जो अपना प्रोडक्ट बनेगा हायर एनर्जी लेवल पे होगा, फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद वो एट लोअर एनर्जी लेवल यानी अपने नॉर्मल स्टेट में आएगा। तो अपने हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आने में जो एनर्जी वो रिलीज करता है, वो गामा रेज के फॉर्म में रिलीज करता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस में। न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह इसी पे काम करती हैं। बेसिकली क्या होता है, जैसे ही यूरेनियम मान लो एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, जब भी उसको एक न्यूट्रॉन मिलेगा, वो 235 से 236 बन जाता है, और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। और जब वो एक्साइटेड स्टेट से फिर नॉर्मल स्टेट में अपने जाता है ना, उस केस में बहुत हाई ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा हार्म होता है, और वो गामा रेज के फॉर्म में रिलीज करता है, ठीक है। चैप्टर के एंड में हम लोग वो भी पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे कैरी आउट होता है, ठीक है।
ये जो गामा रेज होती हैं, अब कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ ओवरऑल प्रॉपर्टी इनकी। ये जो गामा रेज होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, याद है ना, ईएम वेव्स होती हैं, पहला पॉइंट। ठीक है। सेकंड, आपको कुछ चीज़ याद रखना है, पेनिट्रेशन पावर। आई थिंक आप लोग याद भी किए होंगे। पेनिट्रेशन पावर जो होता है ना, ये जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा वो उतना ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा। जैसे एक मान लो आपके पास कोई एक सीट है, जैसे कि देखो एग्जांपल के लिए बताऊं तो अगर सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर अपना होता है गामा रेज का, ये सबसे ज़्यादा, इवन कि लेड जो होता है ना, लेड के अंदर भी काफ़ी दूर तक चली जाती हैं, इवन सेंटीमीटर्स में। इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो जो अपना पेनिट्रेशन पावर होता है गामा का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम अपना बीटा का होता है और सबसे कम अपना अल्फा का होता है। अल्फा रेज को आप पेपर की हेल्प से भी रोक सकते हो। ऐसे भी समझो, देखो इसका गामा का मास कम, एनर्जी बहुत ज़्यादा, ठीक है, मास बहुत कम, नेग्लिजिबल, एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब काइनेटिक एनर्जी भयंकर वाला होगा, ठीक है। इस वजह से इसको रोकना मुश्किल होगा। वहीं अल्फा के केस में देखोगे अल्फा का मास बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो रिलेटिवली एक तो मास ज़्यादा एनर्जी कम, तो उसको रोकना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन पावर का ये ऑर्डर होता है, और इसके अपोजिट आयोनाइजेशन पावर होता है। देखो आयोनाइजेशन पावर जो होता है ना, बेसिकली मास पे डिपेंड करता है। आयोनाइज करने के लिए किसी को उससे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मान लो किसी गैस को आयोनाइज करना है, तो पहले इंटरेक्शन वहां पे करना पड़ेगा ना, तब ना उसको आयन में कन्वर्ट करोगे, रिएक्शन होगा, आयन में कन्वर्ट होगा। लेकिन आपके पास अगर मास ही नहीं है, तो आप इंटरेक्ट कैसे करोगे? गामा रे है, इसके पास मास ही नहीं है, ठीक है, ये इंटरेक्ट कर ही नहीं सकता है किसी गैस पार्टिकल से, या फिर किसी भी मतलब दूसरे पार्टिकल से जिसको ये आयोनाइज कर पाए। इसलिए सबसे कम जो आयोनाइजिंग पावर होती है गामा की होती है, उससे ज्यादा बीटा की हो जाती है, और सबसे ज्यादा अल्फा की हो जाती है, क्योंकि अल्फा डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है किसी भी पार्टिकल से, ठीक है। इतना क्लियर है अभी तक जो हमने किया? ठीक है। अपना एटम वाला पार्ट खत्म हुआ, न्यूक्लियस वाला पार्ट खत्म हुआ, अब अगले पार्ट में हम लोग चलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। आई थिंक विद इन टाइम सारा खत्म हो जाएगा, 2 आवर्स मैंने सोचा था। थियोरी सारा कवर हो गया, क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना जो मैंने दिए हुए हैं उसमें, और भी मॉक्स दूंगा उसमें, ट्राई करना। अगर कुछ भी इसमें डाउट रह गया ना, क्वेश्चन जो भी कम पड़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग 6 तारीख के बाद इसके एक दिन रख के कर लेंगे, 1.5-2 घंटे टाइम देके इन पूरे मॉडर्न फिजिक्स का हम लोग क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। जितना भी जो भी डाउट रह जाएगा अच्छे से डिस्कस करके कर लेंगे। तो चलो अगला पार्ट हम लोग कर लेते हैं, रेडियो एक्टिविटी। इससे क्वेश्चन पूछेगा ना, बिलीव करो सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा रेडियो एक्टिविटी से, क्योंकि इसमें देखो जनरली क्या करता है ना, आपसे 3 4 5 जितना मन करेगा हाफ हाफ लाइफ दे के क्वेश्चन पूछेगा, आपको सीधा आधा और दोगुना करना होता है। तो चलो देखते हैं इसको, फिर एक बार इसके क्वेश्चन भी आराम से आप लोग देखना, फिर बताना। देखो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है ना, जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक एटम पड़ा हुआ है, हाँ एवरेज लाइफ होता है, हाफ लाइफ होता है, सब होता है। देखो ये बेसिकली होता क्या, रेडियो एक्टिविटी आपके पास कोई एक सर्टेन मान लो, जैसे देखो क्या होता है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, आपके घर में मान लो एक सेब है, ठीक है। सेब आप थोड़ा दिन छोड़ दोगे, एप्पल, थोड़ा दिन बाद सेब खराब होने लगता है, थोड़ा सा सड़ता है, फिर देखते हो धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा खराब होने लगता है, बहुत जल्दी जल्दी वो रॉट करने लगता है, एक्सपोनेंशियली काइंड ऑफ। जब जैसे से वो मतलब खराब होता जाएगा, उतना और ज्यादा जल्दी जल्दी खराब होते जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, ऐसे ही अपने पास, हाँ डीके होता है, ऐसे ही अपने पास मान लो एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस भी कुछ काइंड ऑफ ऐसा ही होता है, अगर स्टेबल है फिर तो नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर अनस्टेबल है ना, वो क्या करता है, वो काइंड ऑफ खुद ही मतलब डिसइंटीग्रेट होने लगता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना, इसी को हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे यूरेनियम अपने पास है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है ना, वो अपने आप खुद ही मतलब काइंड ऑफ खुद का रिएक्शन करते रहता है, वो काइंड ऑफ ब्रेक होते रहता है, ठीक है, सेल्फ कंज्यूम होते रहता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। देखो अब रेडियो एक्टिविटी में जो हमें क्वेश्चंस में हेल्प करेगा वो ये है, सबसे जो पहला इक्वेशन अपना होता है रेडियो एक्टिविटी का, ये होता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। यहाँ निगेटिव इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। तो
रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस के या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। देखो रीजन क्या है ना, आपके पास जितने ज़्यादा पार्टिकल्स रहेंगे उतना ज़्यादा मतलब ये जो रेट है बढ़ जाएगा ना, क्योंकि देखो मान लो आपके पास एक पूरा बास्केट हो एप्पल का, अगर वो खराब होने लगे, वो डिके करने लगे, तो वो ज़्यादा फास्ट करेगा या एक एप्पल आपके पास होगा वो ज़्यादा फास्ट करेगा? आप खुद सोचो। ठीक है, जितना ज़्यादा आपके पास सैंपल होगा उतना तेज डिके प्रोसेस होगा। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ढेर सारे यहाँ पे न्यूक्लियसेस हो गए। ठीक है, हाँ बास्केट करेक्ट। ढेर सारे न्यूक्लियस हो गए आपके पास एक इस ये बॉक्स के अंदर में, तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे डीके उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए डीएन बाई डी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस के। अब देखो ये जो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी है इसको जब हम हटाएंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन। ठीक है, ये डी एन बाई डी टी क्या होता है यहाँ पे लिख लो, रेट ऑफ न्यूक्लियर डिके। डिके या न्यूक्लियर डिके या फिर इसको एक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, देखो अब डी एन बाई डी टी अपना लैम्डा एन के इक्वल हुआ। अब वापस से इसको हम लोग सॉल्व जब करते हैं क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डी एन अपॉन एन कर सकते हैं माइनस साइन के साथ इक्वल्स टू, इधर में अपना लैम्डा डी टी इंटीग्रेट कर दो जीरो से टी, ये अपना इनिशियल एन नॉट से लेके एक सर्टेन एन तक। ठीक है, तो जो इक्वेशन निकल के आएगा लॉग में आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो फाइनली अपना आता है एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। कैपेसिटर के जैसा इक्वेशन कुछ आया, थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो कैपेसिटर वाला बन जाएगा एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन वन अपॉन लैम्डा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये जो टाउ हुआ ना वन अपॉन लैम्डा, ये होता है एवरेज लाइफ। क्लियर? तो कभी आपको क्वेश्चन में एवरेज लाइफ दे रहा है तो इनडायरेक्टली समझ जाओ आपको लैम्डा देना चाहता है। ठीक है, डायरेक्टली लैम्डा वन अपॉन एवरेज लाइफ हो जाएगा। क्लियर? पहला टर्म सबको ही बॉक्स कर लो, सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये वाला पार्ट क्लियर, आगे बढ़े। ओके, देन नेक्स्ट देखो ये अपना एवरेज लाइफ आया। अब यहाँ से हम लोग ये भी कर सकते हैं, देखो हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ होता है जितने टाइम में ये आधा हो जाए, मतलब या तो आधा डिके कर जाए या आधा बच जाए। मान लो एन नॉट था तो एन नॉट बाई टू हो गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन में एन नॉट बाई टू पुट करते हैं, एन नॉट बाई टू इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, टी हाफ। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना टी हाफ निकल के आता है वो आता है 0.693 अपॉन लैम्डा। क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे ना लॉग लेके, लॉग टू जो आएगा अपना 0.693 आ जाएगा, उसके बाद जब सॉल्व करेंगे हमें यही वाला वैल्यू मिल जाता है। अब देखो अपने पास दो इक्वेशंस आती हैं। देखो एक यहाँ से आ जाएगी इस वाले से, n इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू पावर टी अपॉन टाउ। ई को मैंने नीचे ला दिया, पावर निगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? ये अपना इसके इक्वल भी होगा एन नॉट टू रेज टू पावर टी अपॉन टी हाफ। कुछ डाउट है इसमें? देखो एक चीज समझो, मान लो टी इक्वल्स टू जीरो पे आपके पास एन नॉट न्यूक्लियस थे। ठीक है, टी इक्वल्स टू टी हाफ, फर्स्ट टी हाफ। ठीक है, ये बन जाएगा एन नॉट बाई टू। ठीक है, सेकेंड टी हाफ टू टाइम्स टी हाफ, ये बन जाएगा एन नॉट
2^2, समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे ही जब जाओगे आप आगे बढ़ोगे, मान लो आपके टीएथ टी हाफ पे, मान लो आपका टीएथ टी हाफ, यहाँ पे जब इक्वेशन बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, एन नॉट अपॉन 2^2 टी अपॉन टी हाफ। मान लो एक सर्टेन टी हाफ नहीं है, इसको टी टाइम बोल लो, ठीक है। टी टाइम पे अगर आपके पास टी टाइम दिया हुआ है, तो टी टाइम को आप टी हाफ से डिवाइड कर दोगे, तो बेसिकली आपको ये वाली पावर मिल जाएगी। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये जो टाइम दिया हुआ है टी, इसको आप इस टी हाफ से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास 2, यानी कि कितना नंबर टी हाफ है वो मिल रहा है आपको, सेकेंड टी हाफ इक्वल्स टू टी अपॉन टी हाफ। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसी रीजन से यहाँ पे टी अपॉन टी हाफ इसको लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं इन दोनों का, इससे क्वेश्चंस ज़्यादा इजीली बनते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी मान लो टी हाफ दिया हुआ है या फिर एवरेज लाइफ दिया हुआ है, जो भी दिया है डायरेक्टली इस इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, और इस इक्वेशन से आप डायरेक्टली अपना आंसर निकाल सकते हो। बहुत ही यूजफुल है। समझ में आया अच्छे से ये वाला? ओके, अब देखो, इसका जो यूनिट होता है ना, ऐसा यूनिट, ये होता है BQ से रिप्रेजेंट करते हैं, आई थिंक इसको बेक्वेरल बोलते हैं। स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। और इसका दूसरा यूनिट होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, DPS। ठीक है, और एक दूसरा यूनिट होता है इसका क्यूरी। ठीक है, ये अपना होता है 3.7 इंटू 10^10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड के, और ये अपना 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड के इक्वल होता है। बेक्वेरल। ओके, ठीक है, स्पेलिंग आप ठीक कर लेना, मैंने लिख दिया यहाँ पे। देखो, तो यहाँ पे DPS डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग इसको समझ सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सारा? इसके क्वेश्चंस काफ़ी इजी इजी होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैं करा ही दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी, चलो देखो। देखो, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है जिसका हाफ लाइफ है, ठीक है, हाफ लाइफ दिया हुआ है टी हाफ इक्वल्स टू 100 आवर्स, ठीक है। ये पूछ रहा है फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर 150 आवर्स। कैसे करोगे? सिंपल वे है इसका, n इक्वल्स टू n नॉट 2^150 अपॉन 100 टी अपॉन टी हाफ, तो बन गया n नॉट अपॉन 2^3/2। आंसर नहीं आया इसलिए पूछ रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं n अपॉन n नॉट बेसिकली हो जाएगा 1/2√2। क्लियर है? 2 का पावर 3 यानी 8 हो जाएगा, 8 का अंडर रूट यानी कि 2√2। इसमें टफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में चलते हैं। न्यूक्लियर फिजन। देखो, जो फिजन रिएक्शंस होती हैं ना, वो हम लोग अभी यूज भी करते हैं दुनिया में, ठीक है। मैं आपको एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, याद नहीं करना है, नॉर्मल बस समझने के लिए यूज करना है, ठीक है। देखो, अपने पास यूरेनियम है, मान लो 236,
92 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ये डिसइंटीग्रेट होता है 237 आयोडीन 53 प्लस 97 39। आई थिंक सही है, मैच कर रहा है सब। नहीं नहीं, 237 नहीं, 137 होगा ना। ठीक है, अभी ठीक है। प्लस 2n। ये जो n है ना, न्यूट्रॉन है, फास्ट मूविंग। ठीक है, ये रिएक्शन अपने पास होता है। ये एक रिएक्शन हुआ। सेम यही सब्सटेंस दूसरा रिएक्शन भी शो करता है। 236 यूरेनियम 92 जो है, ये दूसरी तरह से भी डिसइंटीग्रेट होता है। 140 बैरियम 56 प्लस 94 क्रिप्टॉन 36 प्लस 2n। ठीक है, मान लो दो रिएक्शन है अपने पास यूरेनियम की, जो हम लोग अभी भी यूज करते हैं। जैसे हम लोग पावर प्लांट्स जो है हमारी न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट्स, उनमें ये वाला यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये काम कैसे करता है। अपने पास मान लो एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये अपने पास यूरेनियम है, उसका न्यूक्लियस अपने पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस पे हम लोग बॉम्बार्ड कराते हैं न्यूट्रॉन्स का। बहुत हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं और न्यूट्रॉन्स नहीं होती हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। ठीक है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जब आके इसे इंटरेक्ट करती हैं, तो बेसिकली ये एक्साइट हो जाता है। हाँ हाँ, दो रिएक्शंस होती हैं, उस पे आगे हम लोग आ रहे हैं। तो देखो, ये जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं या फिर डी एसेलरेटेड न्यूट्रॉन्स भी इनको हम लोग बोलते हैं, ये जब आके यूरेनियम 235 से अपनी टकराती हैं, तो बेसिकली एक रिएक्शन शुरू होता है और अपने पास बनता है U236। ठीक है, मान लो ये अपने पास बन गया। अब यहाँ पे बेसिकली दो टाइप का रिएक्शन यहाँ से ये शो करता है। तो मान लो इसके बाद ये या तो हो सकता है, मतलब काइंड ऑफ अपना एक ये वाला रिएक्शन शो कर सकता है, या फिर ये एक वाला ये वाला रिएक्शन शो कर सकता है। ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पे जो भी एटम बना इस रिएक्शन के बाद, ठीक है, अब मान लो बनने के बाद यहाँ पे साथ में न्यूट्रॉन भी रिलीज होगा। यहाँ पे जो दो न्यूट्रॉन आप देख रहे हो ये भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन में अब देखो, ये जो दो न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है, अगर ये न्यूट्रॉन आगे किसी और यूरेनियम के मॉलिक्यूल को टकराता है, तो फिर वो भी रिएक्ट करेगा। समझ रहे हो, ये जो दो न्यूट्रॉन है ये थोड़ा स्लो होगा, धीरे धीरे स्लो होने के बाद किसी दूसरे यूरेनियम के एटम से टकराएगा और फिर वापस रिएक्शन देगा। वैसे ही फिर इससे न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर किसी दूसरे यूरेनियम से टकराएगा, फिर रिएक्शन देगा। समझ रहे हो, तो यहाँ पे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जो चेन रिएक्शन होती है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ये यूज होती है जब जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं उनमें वहां पे कंट्रोल नहीं किया जाता है, क्योंकि कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो डिस्ट्रक्शन मैक्सिमम होगा और वहां पे पर्पस होता है डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है ये काम आता है, हाँ, बॉम्ब्स में। ठीक है, और सेकंड केस अपना ये हो सकता है हम लोग कंट्रोल्ड रिएक्शन करवाएं। ठीक है, हम लोग क्या करें, ये जो न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं इनको हम लोग कैसे भी करके एब्जॉर्ब करा दें। ठीक है, ये जो न्यूट्रॉन्स निकले हैं इनको हम लोग एब्जॉर्ब करा दिए किसी और से, तो बेसिकली क्या होता है, अपने पास न्यूट्रॉन जो हैं ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो आगे रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होगी, हम जितना चाहेंगे उतना ही रिएक्शन होगा, जो कि हम लोग यूज करते हैं पावर प्लांट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको बता रहा हूँ। देखो, ये जो न्यूट्रॉन्स हैं इनको हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, देखो पहले वो समझो, जो अपने पास मान लो पावर प्लांट्स होती हैं, तो यहाँ पे एक मॉडरेटर हम लोग लेते हैं। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना। मॉडरेटर लेते हैं। मॉडरेटर अपना बेसिकली ग्रेफाइट कोर होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट कोर उसको बोलते हैं। ठीक है, ये मॉडरेटर का काम करता है। ये बेसिकली जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं, उनको काइंड ऑफ स्लो करता है। ठीक है, स्लो करता है। प्लस उसके बाद जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स ये बन रहे हैं ना, उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, कंट्रोल रॉड्स। ये बनी होती हैं बोरॉन से। आप लोग न्यूज़ में कुछ दिन पहले देखे होंगे, कुछ बात हो रहा था ये सब न्यूक्लियर लीक वगैरह का, तो वहाँ पे बोरॉन का काफ़ी ज़्यादा नाम आ रहा था। ठीक है, बोरॉन बेसिकली क्या करता है ना, ये जो हाई मतलब
ये जो न्यूट्रॉन्स मूव कर रही हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो भी जनरेट हो रही हैं, उन न्यूट्रॉन्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो चेन रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है? तो कभी भी रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियो एक्टिव कहीं भी लीक हुआ या फिर कुछ भी ऐसा कुछ फिनोमेना होता है, वहाँ पे बोरॉन हम लोग रखते हैं। ठीक है? बोरॉन बेसिकली बहुत अच्छा काइंड ऑफ एब्जॉर्बर होता है न्यूट्रॉन्स का। ठीक है? तो न्यूट्रॉन्स नहीं अवेलेबल होंगे तो अपनी चेन रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये जो ग्रेफाइट कोर होता है ना, इसके साथ साथ मॉडरेटर में हम लोग एक चीज और यूज कर सकते हैं, D2O, जिसको हैवी वाटर बोलते हैं। जैसे इंडिया में हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ना, वहाँ पे हम लोग हैवी वाटर यूज करते हैं, क्योंकि दिक्कत ये है ना, देखो जो मतलब यूरेनियम भी अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है एनरिच्ड यूरेनियम, ये और एक होता है अपना नॉर्मल यूरेनियम। ठीक है? तो जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है ना, वो बेसिकली सबसे बेस्ट होता है अपने मतलब पर्पस के लिए, पावर प्लांट वगैरह के लिए या किसी भी पर्पस के लिए। लेकिन एक्चुअल में नेचर में पूरा पूरा एनरिच्ड यूरेनियम मिलता नहीं है, हमें एनरिच करना पड़ता है, और उसकी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस्ड है। ठीक है? तो इस वजह से अगर हमारे पास, हाँ, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे वो पर्पस नहीं होता है, यहाँ पे ग्रेफाइट का अलग पर्पस होता है, यहाँ पे एज ए मॉडरेटर यूज करने का दूसरा रीजन है। तो देखो होता ही है ना कि जैसे हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम नहीं है, उस केस में हमारे पास इम्प्योरिटी भी रहती है, तो उस केस में हमारे पास ये D2O यूज करना पड़ता है। लेकिन जैसे कुछ कंट्रीज में ये डेवलप हो गया कि वो लोग नॉर्मल वाटर भी यूज कर लेते हैं, लेकिन इंडिया में जो है वहाँ पे अभी हम लोग ये D2O ही यूज करते हैं, और मैक्सिमम केसेस में D2O ही यूज होता है, हैवी वाटर। ठीक है? लेकिन धीरे धीरे लोग मतलब रिसर्च इस पे कर रहे हैं कि कैसे नॉर्मल वाटर पे शिफ्ट हों, क्योंकि देखो वाटर से हैवी वाटर बनाना भी एक काइंड ऑफ कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक है? इस वजह से सब चाहते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल है उससे काम चले। ठीक है? तो मॉडरेटर के जगह पे हम लोग या तो ग्रेफाइट कोर यूज कर सकते हैं या फिर D2O, यानी कि हैवी वाटर यूज कर सकते हैं, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। ठीक है? और कंट्रोल रॉड जो हमारे होते हैं वो बोरॉन वहाँ पे यूज होता है। क्लियर है इतना? मॉडरेटर का काम अगर लिखना हो ब्रैकेट में लिख लो, मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है। मॉडरेटर स्लोज डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। ठीक है? मॉडरेटर स्लो कर देता है न्यूट्रॉन्स को, और जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं ना, वो एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रॉन्स को। ये दोनों का इतना ही काम होता है। क्लियर देन, लास्ट पार्ट देखते हैं। देखो, जो सबसे लास्ट पार्ट अपना है ना, वो है न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना, ठीक है? फिजन मतलब होता है टूटना। हाँ, हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए यूज किया जाता है। सन के अंदर हो रहा है। बेसिकली हम लोग ज़्यादा यूज नहीं कर पाते हैं फिजन को, क्योंकि इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है? जो फिजन न्यूक्लियर फिजन होता है, नहीं फिजन नहीं, सॉरी, फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है, इस वजह से हम लोग इसको ज़्यादा नहीं कंडक्ट करा पाते हैं, बेसिकली सन वगैरह में होता है। ठीक है? तो बेसिकली ध्यान रखना, जब भी जैसे हाइड्रोजन अपना कंबाइंड होता है 1H प्लस 1H, ये बनाता है मान लो 2H प्लस E प्लस प्लस न्यूट्रिनो। ठीक है? ये एक रिएक्शन हो सकता है एग्जाम्पल के लिए। और फिर अपना अगला ये हो सकता है 2H ये मान लो कंबाइंड हो 1H से, फिर ये बना देता है 3He प्लस गामा रेज, यहाँ भी बहुत हाई एनर्जी निकलती है। ठीक है? और ऐसे ही आगे कंटिन्यू होता रहता है, ये बन जाता है 3 हीलियम प्लस 3 हीलियम, ये बना देता है 4He, और साथ में 2 बन जाता है हाइड्रोजन। और जब टोटल रिएक्शन का सम करते हैं तो अपने पास आएगा 4 हाइड्रोजन एटम मिलके बनाता है 1 हीलियम प्लस 2 पॉजिट्रॉन प्लस 2 एंटी न्यूट्रिनो प्लस 2 गामा रेज। देख रहे हो कितनी हाई एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, गामा रेज साथ में अपना पॉजिट्रॉन साथ में अपना न्यूट्रिनो। ठीक है? तो ये रिएक्शंस बहुत पावरफुल होती हैं, सन में यही रिएक्शन कंटिन्यूअसली चल रही है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, फिर हीलियम से हाइड्रोजन भी बीच बीच में बनता रहता है, तो टोटल वहाँ पे हाइड्रोजन से हीलियम का कन्वर्जन चलता रहता है, और इस कन्वर्जन में बहुत हाई एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। ठीक है? और इसी वजह से वो एनर्जी जो है वो हमें लाइट के फॉर्म में मिलती है। ये जो गामा रेज दिख रही हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यही सन से आती हैं हमारे अर्थ की तरफ। ठीक है?
तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो हम लोग अर्थ पे इतना अभी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है ना, बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रखती है, ठीक है? उतना हाई टेम्परेचर ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम लोग ये सारी रिएक्शंस उतना नहीं करवा पाते हैं। अभी हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, मे बी फ्यूचर में थोड़ा और टेक्नोलॉजी आने से वो आगे बढ़ेगा। ठीक है देन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई का टोटल पार्ट इतना ही है अपना। अपने पास इसके अलावा अब एक बस लास्ट चैप्टर बच गया, सेमीकंडक्टर, उसके अलावा सारा डन है अपना।